गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की थर्ड चैप्टर बस की यात्रा, जो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। इस चैप्टर के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने परिवहन निगम की खास्ता बसों का हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन किया गया है और उन बसों के बारे में परिवहन निगम की वो कमजोरी बताई है जो वह 4-5 साल तक एक बस की मरम्मत नहीं करवाते हैं, उसे सुधरवाते नहीं हैं और फिर वह आगे जा कर के आम जनता के लिए मुसीबत बन जाती है। उन बसों को चलाते रहते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी शिक्षा है नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करके आगे अध्यापन कार्य में प्रवृत्त हो गए थे, यानी अध्यापन करवाने लग गए थे। परसाई जी का स्वाभिमान स्वभाव इस जीविका से पटरी पर न बैठ सका, यानी पढ़ाने का कार्य इन्हें अच्छा नहीं लग सका, तो इन्होंने साहित्यिक सर्जन में भी असुविधा अनुभव होने लगी और ये साहित्यिक सर्जन भी करते थे, साहित्य का निर्माण भी करते थे, इनमें भी असुविधा होने लगी। अध्यापकी त्याग कर आपने साहित्य साधना को ही जीवन में समर्पित कर लिया। इनकी एक पत्रिका थी वसुधा नामक पत्रिका का काफ़ी समय तक संपादन प्रकाशन किया और आपके निबंध व्यंग्य सामाजिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबनाओं तथा सामाजिक समस्याओं को अपने व्यंग्य वाणों का लक्ष्य बनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज़, बेईमान की परत, अंत में पगडंडियाँ आदि। इनके प्रेमचंद के फटे जूते, जो प्रेमचंद जी के बारे में बताया है इसमें। अब हम पढ़ते हैं बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने, हास्य व्यंग्यात्मक शैली में ये चैप्टर है और इनके 5 मित्र उसी बस में यात्रा करते हैं जो टूटी फूटी बस है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना यहाँ पे एक स्थान का नाम है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, यानी रास्ता उसी रास्ते पर वापस आना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी बहुत सारे लोगों ने सलाह दी कि इस शाम वाली बस में लोग सफ़र नहीं करते हैं, रास्ते में डाकू मिलते। इसमें हास्य व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन करते हुए कि बस ही डाकी नहीं, यानी टूटी फूटी है, वह कहीं पे भी ख़राब हो सकती है, कहीं पे भी बीच रास्ते में जंगल में भी ख़राब होकर के वहीं पे रहना पड़ सकता है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध होता है पुरानी या बूढ़ी अवस्था में। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी यहाँ पे भी हास्य व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन करते हुए कह रहे हैं लेखक कि इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि बूढ़े आदमी को अगर किसी काम के लिए बोला जाए तो ऐसे लगता है कि उन्हें कष्ट होगा, हम ही कर लेंगे, तो उस बस को भी कष्ट होगा। ऐसे लग रहा था कि वह बस पूजा के योग्य है, उसमें सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार, यानी बस में काम करने वाला हिस्सेदार, बस कंपनी का एक हिस्सेदार था, वो भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक ने कहा कि ऐसी बस भी अपने आप चलती है। यानी उस बस की जीर्ण शीर्ण अवस्था, टूटी फूटी अवस्था को देख करके लेखक सोचते हैं कि अपने आप भी चल जाती है क्या ये बस। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि हमें आगा पीछा एक दूसरे के आगे पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यह बस नई नवेली बसों से ज़्यादा, जैसे कोई नया आदमी होता है उसे उतना तजुर्बा नहीं होता, वैसे ही कोई पुराना आदमी होता है उसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है कि विश्वसनीय यानी विश्वास पात्र है, ये बेटे की तरह गोद में लेकर चलेगी।
हम बैठ गए, छोड़ने आए थे, वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी जो हमें छोड़ने आए थे वो ऐसे उस बस की अवस्था को देखकर ऐसे सोच रहे थे, दशा को देख करके ऐसे सोच रहे थे कि ये बस जैसे कोई अंतिम विदाई दे रहे हैं इन लोगों को। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी वो लोग सोच रहे थे जो छोड़कर गए हैं, वो ऐसे सोच रहे थे कि जो आया है इस संसार में, इस संसार से विदा उसे लेना ही है एक दिन। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यहाँ पे निमित्त का अर्थ होता है साधनभूत कारण, कूच का अर्थ होता है जाने, यानी आदमी को जाने के लिए एक साधनभूत कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। यानी उस बस में इतनी आवाज़ हो रही थी, इतनी खड़खड़ाहट हो रही थी कि ऐसे लग रहा था सारी बस ही इंजन हो। और हमें इंजन के भीतर बैठे हैं, कांच बहुत कम बचे थे, यानी सारे कांच टूट चुके थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी जो आधे कांच टूटे हुए थे उनसे हमें बचना था कि कहीं चुभ न जाए। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यहाँ की यानी उस बस की खड़खड़ाहट को देखकर ऐसे लग रहा था लेखक को कि यह बस ही पूरी इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी गांधी जी के उस ज़माने को याद कर लेते हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त ही हैं, बस ज़रूर सही रही होगी। उससे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी असहयोग का मतलब होता है कि एक सहयोग नहीं करना, एक दूसरे का सहयोग नहीं करना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। यानी उसमें भी असहयोग आंदोलन में भी एक दूसरे का सहयोग नहीं हो रहा था, उसमें भी बस में भी ऐसे ही हो रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे पीछे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी उस बस की जो सीट थी वो भी वहाँ पे फिटिंग नहीं की हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उस सीट पे बैठे थे वो लोग भी आगे खिसक करके जा रहे थे। यानी ऐसे लग रहा था कि लेखक कह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की कि बस में सीट पे हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ पे हास्य व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं कि अब तो ये जो कंपनी का हिस्सेदार है उसको इसमें इंजन में छेद होने के बाद में ये इस बस को ऐसे दूध पिलाएगा कि जे माँ अपने पेट्रोल पिलाएगा कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पे भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। यानी वहाँ का जो परिदृश्य था, वहाँ का जो दृश्य था प्रकृति का, वो अत्यधिक मन को मोह लेने वाला था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था कि कहीं पर भी ये बस चलेगी और कहीं भी किसी भी पेड़ को टकरा सकती है। डर लगता था इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, यानी एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि कहीं इस पेड़ से बस न टकरा जाए। झील आती तो लेकर देखते कि इसमें गोता न खा जाए, कहीं इसमें गिर न जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, यह तो इत्तेफाक की बात है कि है इत्तेफाक की बात है कि यह चल नहीं रही। जी शीर्ण बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ पे इत्तेफाक का अर्थ होता है अचानक। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस पड़ी, बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण का अर्थ होता है कि कमज़ोर। चांदनी के में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चल रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे
बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रयाण का अर्थ होता है यात्रा या सफ़र करना, और प्राणांत का अर्थ होता है प्राणों का अंत। यानी अगर इस बस का प्राणांत हो गया तो बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। रिश्तेदार स्वाब ने इंजन को खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी जैसे एक वृद्धावस्था में कोई भी इंसान हो जाता है तो उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है, वैसे ही उस बस की लग रही थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे के पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया और बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की यानी कंपनी के हिस्सेदार की तरफ लेखक ने श्रद्धा भाव से क्यों देखा कि अब तो कुछ बचने वाला नहीं है, सब मरने वाले हैं यहाँ पे। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ पे उत्सर्ग का अर्थ होता है त्यागना या बलिदान, यानी उस कंपनी के हिस्सेदार की बलिदान और त्याग की भावना ऐसी दुर्लभ है, कमज़ोर है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए हैं। मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी यहाँ पे भी हास्य व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये इतना आत्म बलिदानी व्यक्ति है कि एक टायर के लिए मर जाएगा लेकिन उसमें नया टायर नहीं डलवाएगा और कितने लोगों की जान ले लेगा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना यानी किसी स्थान का नाम है। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर। यहाँ पे प्रयाण का अर्थ होता है यात्रा या सफ़र। प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी में उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, यानी इस पृथ्वी से अब हमें प्राण फकीर जाएंगे। इस बस में सफ़र करते करते और हम मर जाएंगे। हमारी बेताबी, हमारा जो तनाव था, हमारी जो चिंता थी, ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। इत्मीनान का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया, यानी अब बस चलने लग गई थी। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई जी ने उस परिवहन निगम की उस कमजोरी का वर्णन किया गया है कि वह एक टायर के लिए वह कितने लोगों की जान जोखिम में डाल करके उन बसों को चलाते रहते हैं और कितने लोग उससे परेशान होते रहते हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी का पता नहीं है कि ऐसी बसों में बैठकर वह अपनी बहुमूल्य ज़िंदगी को कभी भी खो सकते हैं। धन्यवाद।